राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जो दुर्घटना हुई है उसमें 3 छात्रों की जान चलेगी। उसमें से एक श्रेया यादव भी है जो कि 25 साल की रहने वाली है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी और उनके चाचा जो हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। बहुत कठिन घड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। श्रेया के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में? कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसी न्यूज़ में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में जो राव आईएएस स्टडी सर्कल है उसके बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे कई सारे बच्चे से करीब 35 बच्चे फंस गए थे। और उसमें एक बच्चे की रिपोर्टिंग आ रही थी कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले थे। उसके बाद मैं निकलने वाला लास्ट था, फिर मुझे लगता है कि पीछे और सारे लोग होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़ में चलने लगा कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, बच्ची की, और 2 बच्चे लापता हैं। फिर थोड़ी देर बाद 2 बच्चियों की कैजुअलिटी हो गई है। तो चूंकि कोचिंग वही था तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं, 3-4 बार मिलाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, वहाँ से करीब 50 मिनट का ही रास्ता था। तो मैंने कहा कि मैं होके आता हूँ। तो मैं तुरंत ही अपना वहाँ से निकल लिया। रास्ते में 2 चालकों से बात किया घर इस पे। दौरान कोचिंग सेंटर को फ़ोन किया आपने? कोचिंग सेंटर का जो एक नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन मिला नहीं। तो फिर उसके बाद एक नंबर है, डीपी सिंह का नंबर है, वो वहाँ उसके मैनेजमेंट वगैरह में है। तो मैं डीपी सिंह को फ़ोन करा, मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है अभी जल भराव वाली, क्या आपकी कोचिंग की है? बोले हाँ हमारी कोचिंग की है। तो मैंने कहा सर जो कैजुअलिटी उन बच्चों का नाम बता दीजिए। तो बोले सर अभी नाम तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अभी नाम नहीं बता सकता मैं। तो फिर मैं समझ गया वो बताएंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। फिर मैं आया, उसके बाद वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई रिस्पांस इतनी जल्दी करेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे उसके पीजी में चला गया। और चूँकि पीजी मैंने दिलाया था तो मुझे पता था। तो वहाँ जाके मैंने जब पूछा जो पीजी के ओनर थे, मैडम निकल के आई, तो मैंने कहा कि ऊपर जो श्रेया रहती है क्या? बोले हाँ बेटा है। मैंने कहा एक बार बुला दीजिए उसको, मैं देख लूँ। तो जब वो ऊपर गई और वापस आए तो पता चला कि एक लड़का था, हो गया ऊपर आया, बोला भैया वो तो लॉक लगा हुआ है। तो फिर मेरा डाउट और गहरा गया। फिर मैंने कहा कि उसने खुद ही बोला भैया एक बार मैं छत पे देख लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा मुझे भी ले चल साथ में, क्योंकि मैंने सामान वगैरह शिफ्ट कराया था तो मैं भी ऊपर गया था एक बार। फिर मैं गया, देखा लॉक लगा हुआ है, तो वो लॉक मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी है नहीं शायद। फिर मैं ऊपर गया, समझ सकता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से मैं सीधा कोचिंग सेंटर आया। वहाँ एक एसएसपी साहब थे, शायद एसपी साहब थे, उनसे पूछा मैंने। बोले कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो अंदर? मैंने कहा मैं ऐसे हूँ, मेरी भतीजी है। बोले नाम क्या है? मैंने कहा श्रेया यादव है। तो बोले ऐसा है कि एक बार आप आरएमएल चले जाइए, वहाँ पे कुछ लोग गए हैं, उन्होंने डेड बॉडी का नाम नहीं लिया। तो मैं समझ गया कि स्थिति ज़्यादा दिक्कत है। फिर मैं यहाँ आ गया था तकरीबन 3 बजे। फिर आईसीयू में गया तो पता चला कि मोचरी में रखे हुए हैं बच्चे 3। फिर यहाँ आके मैंने उनसे बोला एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं पहचान कर लूँ। तो बोले पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते हैं, आप सुबह दिखाएंगे। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे इंश्योर करूँ कौन है कौन नहीं? तो एक कोई पेपर बनाए थे लोग, तो उसमें श्रेया यादव का नाम लिखा हुआ था। तो उसे मुझे फिर लगा कि वही होगी, मुझे लगता है। फ़ोन उसका मिल नहीं रहा है। फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसको जाके देखूँ, ऐसा भी था। फिर मैं आगे यहाँ गाड़ी में बैठ गया अपना रात में। फिर तब से सुबह 6 बजे अभी आप लोगों के सामने मैंने उनसे पूछा था कि आप एक बार दिखा दीजिए, तो आपके सामने ही मना किया उन्होंने। तो ये बताइए कि श्रेया की फैमिली में और कौन कौन, और कोई भाई बहन? उसके 2 भाई और हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, वो 3 लोग थे। माता पिता को पता है अभी घटना के बारे में? अभी उनको ये नहीं पता है, बशर्ते मैंने बताया कि तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा भी हो सकता है कि ना बचे हो। तो ये बताइए कि जब आप वहाँ गए कोचिंग सेंटर में, आप कह रहे हैं आप ही ने एडमिशन कराया, एक तो बताइए एडमिशन कब कराया था? ये जून में मैंने एडमिशन कराया था इसका। इसी साल? इसी साल जी। अच्छा, जब एडमिशन लेते हैं तो बच्चों का हम सोचते हैं कि भविष्य वहाँ कैसा है, सेफ्टी है नहीं है, इस बारे में कुछ बताया कोचिंग वालों ने आपको? अपने पूछ सवाल पूछे हों? अब देखिए कोचिंग एडमिशन के समय एक जनरली आप इस तरह के सवाल नहीं पूछते हो कि भाई सेफ्टी पॉइंट क्या है। आप ये पूछते हो भाई सिलेबस क्या है कि और पहले मुखर्जी नगर में पढ़ा, इसलिए हाँ मैंने पूछा। हाँ। तो मैंने पर्सनली ये बात नहीं पूछी थी। लेकिन मैं उस बेसमेंट में गया था जहाँ लाइब्रेरी थी, और जहाँ ये घटना घटी? हाँ जहाँ घटना घटी उसमें मैं गया था। तो वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि भाई अगर बेसमेंट बना रहे हो, बेसमेंट बनाने के भी मानक होते हैं कि उसकी बाउंड्री वैसी होती है कि उसमें कोई पानी ना आ जाए। शिकायत ये दरवाजा भी एक ही था निकलने अब वो एग्जिट ऑब्वियस सी बात है, 35-40 बच्चे थे, एग्जिट छोटा होगा, इसी वजह से तो कैजुअलिटी हुई, क्योंकि बच्चे जब भाग रहे होंगे तो कोई उसके नीचे गिर गया होगा। तो एग्जिट ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर नहीं रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये बताइए कि किसी और उसके साथी से आपकी बात हो पाई जो उस वक्त साथ में रहा हो, जिसने बताया घटना कैसे घटी, कुछ ऐसा? नहीं हुई, उसके साथी से मेरी बात नहीं हुई। वो मीडिया रिपोर्टिंग में ही एक बच्चा जो बता रहा था कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले और मैं लास्ट निकलने वाला था, और ये भी बता रहा था कि मैं पूरे पानी में डूबा हुआ था, किसी ने कोई रस्सी फेंक दिया था, तो रस्सी बाई चांस मेरे हाथ में आ गई थी, वही पकड़ के मैं बाहर आ गया था। तो मैंने उसकी बात सुनी थी और किसी में स्टूडेंट से पर्सनली बात नहीं की। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? कोचिंग वाले लोग हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, कौन हैं? अब देखिए ऐसा है कि जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की तय नहीं हो सकती है। अगर आप कोई लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो अगर एमसीडी के अंदर आता है तो एमसीडी देखेगा, नगर निगम के अंदर आता है नगर निगम देखेगा, किसी अथॉरिटी के अंदर आता है अथॉरिटी देखेगा। तो अगर वो नहीं देख रहा तो उसकी जवाबदेही हो जाती है। तो अगर पूरे सिस्टम को ही आप देखोगे तो किसी एक को दोष नहीं दे सकते, सारे मिलके उसमें इस तरह का काम कर रहे हैं जो बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। जो भी जिम्मेदार है, कैसी कार्रवाई क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? 3 बच्चों की जान गई। देखिए सबसे पहले तो जो उसके ओनर हैं कोचिंग के, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये है कि ये ज़रूर होना चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई ओनर अगर कोचिंग चलाए वो कम से कम अपनी जवाबदेही तय कर ले कि चलो मैं गलत कंस्ट्रक्शन अगर किसी तरह से करा भी लेता हूँ और किसी बच्चे की जान जाती है तो मैं प्राइमा फेशिया मैं ही जिम्मेदार माना जाऊँगा, मेरी जवाबदेही होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं, 3 बच्चों की मौत हुई है और उनकी वजह से ही हुई है। अगर आपके कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाता है, उसे कौन रोकेगा मुझे बताइए? और पानी इतना भर रहा है कि 12 फीट के लेंटर 8 मिनट के अंदर पूरा भर गया हो, बच्चे सांस नहीं ले पाए, इतनी भी जगह नहीं बच रही थी उसमें। आप सोचो कितना फ्लो से पानी आया होगा, पानी कहाँ से आया पता नहीं, अंदर क्या था, कौन सा नाला था, कैसे वो टूटा, क्या हुआ है। अब ऐसा तो नहीं एक दिन में ऐसा हो गया होगा। लास्ट टाइम श्रेया से कब बात हुई थी आपकी? मेरी परसों उससे बात हुई थी, फीस जमा करनी थी तो बोल रही थी चाचा फीस जमा करनी है। मैंने कहा ठीक है मैं फीस जमा कर दूंगा तुम्हारा। सपना क्या था श्रेया का? सपना था वो ऑब्वियस सी बात, IAS बनने का सपना था उसका। कुछ आपसे कहती हो फिजिक्स की प्लानिंग को लेकर कि चाचा मैं ये कर रही हूँ? मैं वो हमेशा पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी, और मैं हमेशा कहता रहता था बेटा मेहनत से पढ़ो और अपने सेहत का पे ध्यान रखो बस। उसके बाद अच्छे से करोगे तो कुछ ना कुछ सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम काम का IAS बन जाओ, मैंने हमेशा कहा कि अपने सेहत पे ध्यान रखो और मेहनत से पढ़ाई करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। आपने श्रेया को खो दिया है, लेकिन बहुत से और भी पेरेंट्स हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ में अपने आंखों के तारों का ऐसे कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। क्या वो सावधानी रखें आपके हिसाब से? देखिए सावधानी उन्हें नहीं रखना है। कोई आदमी बिहार से अगर आता है तो अब दिल्ली में MCD की बार की जानकारी नहीं ले पाएगा। वो बिहार का व्यक्ति यूपी ईस्ट का व्यक्ति आके MCD की जानकारी नहीं लेगा कि MCD के क्या मानक हैं। ये तो सरकारों का काम है, वो देखें कि भाई मानक से किसी बच्चे का भविष्य, एक बच्चे को खोने का मतलब आप समझ रहे हैं। हम कहते हैं ना बच्चे देश के भविष्य है, तो 3 भविष्य तो हमने खो दिए और ऐसे हर साल पता नहीं कितने खोते हैं। फिर कहाँ राष्ट्र निर्माण की बात होती है, कहाँ बच्चों के भविष्य की बात होती है, कहाँ देश की बात होती है। सब मन में ख्याल आता है कि जिस श्रेया का हाथ पकड़ के आप उसको जो भविष्य के लिए कोचिंग सेंटर ले जा रहे हो, आज उसे कंधे पे ले जाना पड़ेगा। देखिए किसी पिता या चाचा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट ये होता है, ये ईश्वर किसी को ना दे। कैसे मिलेगा श्रेया को इंसाफ? श्रेया, नवीन, तानिया को इंसाफ कैसे मिले आपकी नज़रों से? मैं बताता रहा हूँ, कोचिंग सेंटर के जो ओनर हैं सबसे पहले उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। पुलिस को ये बात आज ही कर लेनी चाहिए, इसमें कोई जांच की जो आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने कैमरे वहाँ दिखा रहे हैं, बच्चों की कैसे मौत हुई है, आप कैमरे इनके जो CCTV कैमरे आप चेक कर लीजिए, बच्चे कैसे निकले होंगे, किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई होगी, कितना तड़पे होंगे, ये तो एक माता पिता जानते होंगे और कौन जान सकता। आप हौसला रखिए, TV9 आपके साथ है। तो ये श्रेया के चाचा हैं। श्रेया ने भी इस मामले में अपनी जान गंवाई है और साफ तौर पर जो परिवार वो कह रहा है कि जो कोचिंग सेंटर के ओनर्स हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे न घटें।